नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। लखनऊ में 2000 करोड़ की लागत से बना लुलु मॉल, 50,000 लोग एक साथ कर सकते हैं शॉपिंग। देवरिया में 12 साल बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई शत्रु संपत्ति, प्रशासन ने लगाया बोर्ड, जाने क्या होती है शत्रु संपत्ति। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से पहले प्रदेश को मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा, जाने क्या क्या है तैयारियां। प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम, लहराए जाएंगे 4 करोड़ तिरंगे। यूपी के एक थाने की रेटिंग करेगी पब्लिक, डायरेक्ट पोल से बताएगी कैसा काम कर रही है पुलिस। आजम खान ने यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का लगाया आरोप, जाने क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। लखनऊ की डॉक्टर हाशिमा हसन ने बढ़ाया प्रदेश का मान, नासा में वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की हैं डिप्टी प्रोग्राम साइंटिस्ट। अगले साल से देश भर में शुरू होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यूं तो अपने में ही कई खूबियां संजोए हुए है, पर अब राजधानी आधुनिकता को भी अपने अंदर समेट रही है, क्योंकि अब उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल लुलु अब राजधानी में खुल चुका है। 22 लाख वर्ग फीट में बना ये मॉल एरिया के लिहाज से देश का सबसे बड़ा मॉल है। हालांकि अब तक कोच्चि का लुलु इंटरनेशनल मॉल देश का सबसे बड़ा मॉल था, जो कि 17 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को मॉल का उद्घाटन किया और आम लोगों के लिए ये मॉल सोमवार यानी कि 11 जुलाई से खोल दिया गया है। लुलु शब्द सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन आपको बता दें कि लुलु एक अरबी शब्द है जिसका मतलब मोती होता है। लुलु ग्रुप का उत्तर भारत में ये पहला मॉल है। ये ग्रुप पहले से देश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। लुलु अबू धाबी का बिजनेस ग्रुप है। 66 साल के यूसुफ अली इसके मालिक हैं, जो कि केरल के नाटिका के रहने वाले हैं। अली ने साल 2000 में लुलु हाइपर मार्केट की शुरुआत की थी और आज इसका कामकाज 22 देशों में फैला हुआ है। इसके कुल 235 रिटेल स्टोर हैं। बता दें, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने अबू धाबी में अपना पहला सुपरमार्केट खोला था। कंपनी प्रयागराज और वाराणसी में भी नए शॉपिंग मॉल पर काम कर रही है। रिटेल प्रोजेक्ट के अलावा लुलु समूह ने फूड प्रोसेसिंग हब की भी घोषणा की है, जो करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। साल 1947 में बंटवारे के समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से पाकिस्तान जाकर बस गए 3 भाइयों की संपत्ति को साल 2010 में ही भारत की शत्रु संपत्ति का नाम दे दिया गया था। पर इस आदेश के 12 साल बीत जाने के बाद भी शत्रु की संपत्ति को भारत शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के नाम से खतौनी में दर्ज नहीं किया गया। पर अब मामला डीएम के संज्ञान में आने के 24 घंटे के अंदर ही इनकी संपत्ति को भारत शत्रु कस्टोडियन के नाम से खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। यही नहीं, जिलाधिकारी ने इस मामले को अधर में लटकाए जाने को लेकर जांच कर कार्रवाई की बात भी कही है। इस पूरे संपत्ति की कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए आकी गई है। अब बात करें कि शत्रु संपत्ति क्या होती है, तो बता दें, ऐसे लोग जो देश के विभाजन के समय या फिर साल 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के बाद चीन या पाकिस्तान जाकर बस गए और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली हो। भारत के रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है और ऐसी संपत्ति के लिए अभिरक्षक या संरक्षक नियुक्त कर सकती है। इस तरह से देश छोड़कर जाने वाले ऐसे लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति शत्रु संपत्ति कहलाती है। 10 जनवरी 1966 के ताशकंद घोषणा में एक खंड को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों ओर से कब्जे में ली गई संपत्ति और उसकी वापसी पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान सरकार द्वारा साल 1971 में ही अपने देश में मौजूद सभी संपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने के साथ ही प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। लखनऊ में शनिवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी और यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का काम 2025 के प्रयागराज महाकुंभ से पहले पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में क्या कुछ है खास, आइए आपको बताते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। ये हमारे पश्चिमी यूपी के मेरठ से शुरू होकर पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक जाएगा। इसके सिविल और निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा ये हमारे उत्तर भारत का सबसे लंबा और देश का भी दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर 12 जिलों की लगभग 30 तहसीलों से होते हुए प्रयागराज के जूड़ापुर दादो गांव में खत्म होगा। इस दौरान गंगा एक्सप्रेसवे के रास्ते में जो जिले पड़ रहे हैं उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 8 रोड, ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर बनने हैं। इन सबके अलावा 6 लेन में बनने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आसपास से गुजरने वाले 7 नेशनल हाईवे और कई स्टेट हाईवे को भी जोड़ेगा, जिनमें मेरठ बुलंदशहर NH-34, हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर NH-24 जैसे नेशनल हाईवे प्रमुख रूप से शामिल है। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। स्वतंत्रता के 75वें साल आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह को मनाने के लिए राज्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की जनता और सरकार की भागीदारी होगी। बीते सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी कर कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और कहा कि कम से कम 4 करोड़ स्थानों पर तिरंगा जरूर फहराया जाए। इसमें मुख्यतः घर, मकान, सरकारी ऑफिस और अमृत सरोवर शामिल होंगे, जहां पर तिरंगे फहराए जाएंगे। कार्यक्रम में NCC और NSS के बच्चे और स्कूली बच्चे भी भाग लेंगे। बताया गया कि सप्ताह के हर दिन अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन में स्कूल में झंडा गीत गाया जाएगा, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दूसरे दिन गांव में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ग्राम सचिवालयों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे। प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी और साइकिल रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें 75 पुलिसकर्मी हर ब्लॉक से लिए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और देश और प्रदेश के प्रति समर्पण की भावना को प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। यूपी पुलिस अपनी छवि सुधारने पर खासा जोर दे रही है। इसके लिए यूपी पुलिस के कामकाज की समीक्षा अब पब्लिक के द्वारा की जा रही है। गोरखपुर में जिला पुलिस के बाद अब थानावार समीक्षा की व्यवस्था लागू होना शुरू हो चुकी है। पब्लिक डायरेक्ट पोल और ट्विटर पोल के जरिए रेटिंग कर सकेगी, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति गोरखपुर पुलिस ही नहीं बल्कि यहाँ के सभी थानों के बारे में फीडबैक दे सकता है, ताकि ये पता चल सके कि आम पब्लिक की थानावार पुलिस के प्रति क्या राय है। बता दें कि पोल लिंक पर क्लिक करते ही पब्लिक को 4 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा अति उत्तम, दूसरा उत्तम, तीसरा साधारण और चौथा ऑप्शन खराब होगा। जनता जिस थाने की पुलिस के बारे में जैसा सोचती है उसी के मुताबिक उस थाने के लिए पोल कर अपनी राय दे सकती है। बता दें कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी 2022 तक पुलिस हिरासत में 155 मौतें हुई, जो कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह तो लगाते ही हैं, साथ ही भारत में पुलिस सुधार की आवश्यकता पर जोर भी देते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस को स्मार्ट यानी कि सेंसिटिव, मॉडर्न, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल और टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड बनाने का आह्वान किया है, लेकिन बिना पुलिस सुधारों के ऐसा होना संभव नहीं है। और अब बढ़ते हैं अपनी 6ठी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल करेंगे। आजम खान ने यूपी गवर्नमेंट पर अदालत की अंतरिम रोक के बावजूद भी सरकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जौहर यूनिवर्सिटी के पास जमीन पर कार्रवाई की गई। इस पर आजम खान के वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि वे इस मामले में यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। तो अब आइए जान लेते हैं कि आखिर कोर्ट की अवमानना होती क्या है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है। अभिव्यक्ति अदालत की अवमानना को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की है। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को संबंधित शक्ति प्रदान की। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है। पहली, नागरिक अवमानना। न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री,
निर्देश, आदेश, रिट या फिर अन्य किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। और दूसरा है आपराधिक अवमानना। ये किसी भी मामले का प्रकाशन है या किसी अन्य कार्य को करना है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका न्यूनीकरण करता है, या किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है, या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है। और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की ओर। एक तरफ जहां भारत को 2022 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे नीचे के 5 जगह मिली है, वहीं डॉक्टर हसन नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। डॉक्टर हसन की यात्रा आवश्यक रूप से महिलाओं को अंतरिक्ष की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। लखनऊ में 8 फरवरी 1950 को जन्मी हाशिमा हसन ने उस समय से एक अंतरिक्ष अन्वेषक बनने का सपना देखा था, जब उनकी दादी ने एक सुबह हजरतगंज में अपने घर पर पूरे परिवार को रूसी स्पुतनिक उपग्रह को देखने के लिए इकट्ठा किया था। आपको बता दें कि हाशिमा हसन ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद 1968 से 1973 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परमाणु भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा डॉक्टर हसन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की और उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर भी काम किया है। क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप? आइए आपको बताते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल के बाद अगली महान अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला है, जिसे ब्रह्मांड के बारे में उत्कृष्ट सवालों के जवाब देने और खगोल विज्ञान के सभी क्षेत्रों में सफलता की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है। वेब नासा, ईएसए और सीएसए के बीच एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी कार्यक्रम है, जिसे यूरोप के एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के गठन और आकाशगंगा और तारों की उत्पत्ति के बारे में बताएगा। टेलीस्कोप द्वारा अभी ब्रह्मांड की एक रंगीन इमेज को चित्रित किया गया है, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा है। और अब बढ़ते हैं अपनी 8वीं और आखिरी खबर की ओर। आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटल हो गया है। पढ़ाई हो या शॉपिंग या फिर अन्य कोई काम, घर बैठे आसानी से सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में पढ़ाई भी डिजिटल हो, डिग्री भी डिजिटल, इस पर मंथन करने के लिए पिछले दिनों वाराणसी में देश भर के शिक्षाविदों की रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बैठक हुई। नई शिक्षा नीति के तहत अगले साल देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। फिलहाल यूनिवर्सिटी शुरू करने की दिशा में अंतिम चरण का काम चल रहा है। जनवरी 2023 से डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। इसका ऐलान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मीडिया के समक्ष किया। बता दें, इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में हर वो छात्र एडमिशन ले सकता है जो कि 12वीं पास कर चुका है। यूनिवर्सिटी में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। इसके लिए सशक्त नेटवर्क की व्यवस्था की जा रही है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में परेशानी का सामना न करना पड़े। इस यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र आसानी से एडमिशन लेकर डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे कि आम विश्वविद्यालयों में होता है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी कि किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है। डिजिटल यूनिवर्सिटी से कोई भी कंप्यूटर खोलकर घर बैठे डिप्लोमा या डिग्री पा सकेगा। यही नहीं, प्रैक्टिकल करने के लिए छात्रों के पास वर्चुअल लैब की सुविधा भी उपलब्ध होगी। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे बातें यूपी की।